नमकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दारा सिंह नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। दारा सिंह नाम से तो दमदार था, लेकिन शरीर से किसी मरियल मच्छर से कम नहीं था, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। हाँ, लेकिन दारा सिंह के पिता दारा सिंह के लिए काफी जमीन जायदाद छोड़ गए थे। उसी के सहारे दारा सिंह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, दारा सिंह अपनी खेत की तरफ जा रहा था। तभी गांव के सरपंच राम सुखलाल जी ने दारा सिंह को रोका और कहा, अरे दारा भैया रुको, कहाँ आंधी की तरह भागे जा रहे हो? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। दारा सिंह ने सरपंच जी की आवाज सुनी तो रुक गया और उनके पास जाकर बोला, अरे सरपंच जी, मेरे लिए भला क्या खुशखबरी हो सकती है? अब मेरी तो ना बीवी है और ना ही बच्चे हैं, और माँ है ना बाप। अरे दारा सिंह, तुम्हारी बीवी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम्हारी बीवी कभी होगी ही नहीं। हो सकता है कि इसी महीने में तुम्हें सुंदर बीवी मिल जाए। हाँ, इसी महीने? अरे क्यों मजाक करते हो सरपंच जी? अब आखिर आप तो ऐसा मजाक मत करो। अरे नहीं दारा भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल बात यह है, अपनी गांव का हरिया है ना, जो अपने घरवार बेचकर शहर चला गया था। अब हाँ, अब क्या हुआ उस हरिया को? अरे हुआ कुछ नहीं, उसकी एक बेटी है जो थोड़ी गुस्सैल है। वो उसकी शादी के लिए तेरी तरह परेशान है। उसी ने मुझसे कहा कि कोई सुखी लड़का हो तो उसे बताए, वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा। तभी मुझे तेरा ख्याल आया तो मैंने उनसे तेरे बारे में बताया तो वो फौरन राजी हो गया। हाँ सच सरपंच जी, लेकिन क्या उनकी बेटी मुझ मरियल से शादी करेगी? क्योंकि मैं तो इतना पतला हूं कि कपड़े भी मेरे अपने आप उतर जाते हैं। रस्सी बांध बांध कर तो मैं कपड़े पहनता हूं। अरे दारा सिंह, जिस तरह अपने पतलेपन से तुम परेशान हो ना, उसकी बेटी भी अपने मोटेपन से परेशान है। इसलिए तुम दोनों का रिश्ता बहुत सही रहेगा। अब तुम्हारी हाँ की देरी है बस। सरपंच जी की बात सुनकर दारा सिंह सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, सरपंच जी, मुझे मंजूर है, पर मेरी उसके साथ नींव जाएगी ना? क्योंकि मैंने पहले कभी शादी नहीं करी है। अरे बेवकूफ, पहले शादी करता भी कौन है? सबकी पहली बार ही शादी होती है, और शादी के बाद न जाने कितनी बेलगाम घोड़ी सीधी हो गई है। तो ये किस खेत की मूली है? आखिर तुम्हारा नाम दारा सिंह है। बेचारी नाम से ही खौफ खा जाएगी। तुम बस एक काम करो, मुझे थोड़ा धन दे दो तो मैं लड़की के हाथ पर रखकर रिश्ता पक्का कराता हूँ। दारा सिंह बेचारा अपनी शादी की आस लगाकर सरपंच की बातों में आ जाता है और शादी के सपने देखते हुए उसे धन दे देता है। कुछ दिन बीते तो सरपंच ने एक बहुत ही मोटी लड़की से दारा सिंह का विवाह चुपके से मंदिर में कर दिया और गांव में खबर फैला दी कि दारा सिंह ने शादी विधि विधान और अपनी मर्जी से की है। कुछ दिन तो दारा सिंह ने अपनी मोटी बीवी के साथ तो अच्छे गुजारे, लेकिन जैसे ही शादी का 1 महीना गुजरा, बस वैसे ही उस मोटी ने दारा सिंह को बेचारा सिंह बना दिया। एक दिन की बात है दोस्तों, दारा सिंह अपनी मोटी बीवी के गज्जो के साथ बाजार आया हुआ था। उसकी बीवी गज्जो ने कुछ सामान खरीदा और दारा सिंह से कहा, अरे अजी सुनते हो क्या, मैं अपना पर्स तो घर भूल आई, जरा मुझे पैसे दे दो। हैं? पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम सब ले लेती हो। अब मैं कहां से लेकर आऊंगा पैसे? क्या कहा? मैं लेती हूँ पैसे? तुम्हें ये पता नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और शादी से पहले मैंने पहले ही तय ही कर लिया था कि तुम मुझे अपना सब कुछ दोगे, फिर भी पैसे लेकर नहीं आए? नहीं 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 नहीं, मुझसे ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था, समझी? मैं तो खुद पछता रहा हूँ भैंस को खरीद कर। दारा सिंह के मुंह से भैंस सुनकर गज्जो लाल सांड की तरह नाक फुलाने लगी। उसने न आव देखा न ताव, उसने दारा सिंह को कस के धक्का दे दिया। धक्के की मार से दारा सिंह सीधे भट्टी में जा गिरे। गांव के सभी लोग जोर जोर ठहाके मार के हंसते हुए बोलने लगे,
अरे देखो देखो, दारा सिंह को किसी ने फिर फेंक दिया। एक तो सिंगल पसली का है, ऊपर से अपनी मौत को साथ लेकर और चल रहा है। पता नहीं इसकी अक्ल खराब थी या उस बाप की जिसने इसकी शादी इस चूसे हुए आम से करवा दी। बेचारा ना मर सकता है और ना ही जी सकता है। गज्जो ने पास पड़ी रस्सी उठाई और दारा सिंह के गले में बांध दी और उसके जेब से पैसे छीन लिए और पैसे से हवा करते हुए दारा सिंह को खींचते हुए ले जाने लगी। ये नजारा जिसने देखा सभी अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे, लेकिन दारा सिंह शर्म के मारे पानी पानी हो गया था। घर आकर गज्जो ने दारा सिंह को कोने में फेंकते हुए कहा, मुझे भैंस बोला था तूने? देख, मैंने तुझे बकरी बनाकर पूरे गांव में घुमाया। अब अगर आगे से मुझे कभी पैसे देने से मना किया तो तेरे ऊपर बैठ जाऊंगी और तेरी हड्डी का पाउडर बना दूंगी, समझा? मच्छर कहीं का। ये कहकर वो मोटी औरत खाने में जुट गई। बेचारा दारा सिंह कोने में बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा और अगली सुबह वो दोबारा सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, आपने कहा था कि वो केवल मोटी और गुस्सैल है, लेकिन वो तो आधी पागल है। मैं अकेला जैसे तैसे रह रहा था, उसके साथ तो लगता है कि मैं कब मर जाऊं पता ही नहीं। आखिर आपने मेरी शादी उससे क्यों कराई और उससे ये क्यों कहा कि मैं हर हाल में उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा? दारा सिंह, संपत्ति की वजह से ही तो तुम्हारी शादी हुई है, वरना तुम्हें कोई सूंघने को फूल ना दे बेटी कैसे दे देता। और फिर मैंने तो तुम्हें पहले ही सब बताया था। और तो और शादी का 2 महीना हो चुका है, तुमने अभी तक बाकी का धन नहीं दिया मुझे जो तुमने मुझसे वादा किया था। ये देखो, अब मेरे पास तुम्हारा अंगूठा लगा कागज भी है। दारा सिंह ने वो कागज देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था कि शादी के 1 महीने बाद दारा सिंह को कुछ धन सरपंच को देना है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी अपनी जिम्मेदारी पर करवाई है। दारा सिंह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने कब उस कागज पर अंगूठा लगाया और कब उसने धन देने की बात कही। उस समय तो दारा सिंह चुपचाप वहां से चला गया और शांत होकर अपनी मोटी बीवी का नौकर बनकर रहने लगा। एक दिन दारा सिंह गोबर लेने घर से बाहर गया था और दोपहर का समय था। तो वो जैसे ही अपने घर आया तो उसने घर की खिड़की से देखा कि सरपंच और उसकी मोटी बीवी आपस में बात कर रहे थे। अरे रज्जो, लाओ, आज तक तुमने जितने भी धन इस मरियल से इकट्ठा किया, अब शर्त के मुताबिक हम दोनों को आधा आधा बांट लेना चाहिए। क्यों नहीं सरपंच जी, ये लो, मैंने पहले ही आपका हिस्सा निकाल कर रखा है। लेकिन मानना पड़ेगा सरपंच जी, इस बार आपने मेरा क्या टाका भिड़वाया है उस मच्छर के साथ। बेचारा अधमरा ही हो गया मेरे खौफ से। अरे धीरे बोल, धीरे, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने पहले ही बताया था तुझे, जब तू उसके खेत खलियान हथिया ले तो उसका काम तमाम कर देना, क्योंकि उसके मरने के बाद सब कुछ तेरा हो जाएगा और शर्त के अनुसार वो सब मेरा। क्यों नहीं सरपंच जी, आखिर आपकी चाल कामयाब हो गई उस खड़ूस से खलियान लेने की। सरपंच और गज्जो की बातें सुनकर दारा सिंह अपने मन में बोला, अच्छा, तो ये सब इस सरपंच की चाल है। इसने मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर ये गन मेरे गले बांध दी। अब देखना मैं कैसे इसी गन से इसका पजामा पतली करता हूँ। हाँ। ये कहकर दारा सिंह वहां से खिसक लिया और शाम के समय अपने साथ एक और गज्जो से भी मोटी बीवी लेकर घर आया। ओए भैंस, आज से ये भी मेरी बीवी है तेरी तरह। क्या बोला? मेरे रहते दूसरी शादी तूने कैसे की? रुक, तुझे आज यमराज के पास पहुंचा ही देती हूँ। जैसे ही गज्जो ने दारा सिंह को मारने के लिए लाठी उठाई, बस वैसे ही उसकी दूसरी मोटी बीवी गज्जो को धक्का देते हुए कहने लगी, ए औरत,
खबरदार मेरे पति को हाथ लगाया तो तेरी तो हवा निकाल दूंगी, समझी भैंस कहीं की। अब उन दोनों में खूब लड़ाई हुई, लेकिन गज्जो भुल्लन को नहीं हरा पाई और अंत में गुस्से में बोली, तूने मेरे रहते दूसरी शादी की, अब तो इसका फैसला सरपंच जी ही करेंगे, वो भी पूरे गांव के सामने। चलो आओ। हाँ हाँ, चलो चलो, अब मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ, मेरे पास भी तुम्हारा जवाब है। आओ, चलो चलो। तीनों लोग सरपंच के पास गए। पूरे गांव में सभा लग गई। सरपंच ने दोनों मोटी बीवियों की बात सुनी और दारा सिंह की भी बात सुनी और अपना फैसला सुनाते हुए बोले, भाई दारा सिंह, तुमने गलत तो किया है। जब तुम्हारी पहली पत्नी मौजूद है तो दूसरी शादी कैसे कर सकते हो तुम? ये तो बहुत गलत है। इसलिए तुम अपनी दूसरी पत्नी को अभी तलाक दे दो। अब अरे, ऐसे कैसे तलाक दे दूं? मैंने अपनी सारी संपत्ति, खेत खलियान दूसरी बीवी के नाम कर दिया है। और मैं इसे इसी शर्त पर शादी किया हूं क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी से खुश नहीं था, इसलिए वो मुझे मार मार कर रखती है। ये तो सभी गांव वाले जानते हैं और सबने देखा भी है। क्यों भैया, देखा है ना सबने? हाँ हाँ, सही कह रहा है दारा सिंह। बेचारे ने दूसरी शादी कर ली, अब कोई गलत नहीं किया है उसने। सभी गांव वाले दारा सिंह के पक्ष में बोलने लगे, जिसकी वजह से सरपंच को अपना फैसला बदलना पड़ा और दूसरी बीवी के साथ रहने की इजाजत दे दी। उसी रात गज्जो को सरपंच ने गांव के पीछे मिलने बुलाया। क्यों री भैंस कहीं की, तूने उस मच्छर को इतना परेशान किया कि उसने दूसरी शादी कर ली। अपनी संपत्ति देकर अब तुझे और मुझे क्या मिलेगा? अंडा? मुझे क्या पता था वो सड़ा आलू ये भी कर लेगा। मैं तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाऊंगी दूसरे मुर्गे की तलाश में। तुम मुझे मेरा आज तक का हिसाब अभी कर दो। अब दोनों के बीच लेन देन को लेकर झगड़े होने लगे। तभी गांव के लोगों के साथ दारा सिंह आ गया और जोर से बोला, अरे देखो भैया, इस सरपंच की करतूत, इसने किस तरह मुझे फंसाया है इस मोटी के चंगुल में। इसी का असली चेहरा सामने लाने के लिए मैंने नकली शादी की। और आप लोगों का भी शुक्रिया जो आज सुबह मेरे पक्ष में बोलकर इस सरपंच को मजबूर किया। अरे हमारा क्या शुक्रिया, तुमने हमें पैसे दिए तो हम तुम्हारे पक्ष में बोलने लगे। लेकिन एक बात तो है, तुम्हारे मांस नहीं है लेकिन दिमाग का जवाब नहीं। इस सरपंच का कैसे बैंड बजा दिया है तुमने, उसी की चालाकी से। अब इसका मतलब तुम सबने पैसे लेकर सुबह मुझ पर दबाव बनाया था? क्यों भाई सरपंच जी, जब तुम पैसे देकर मुझे ये बुलडोजर दे सकते हो तो क्या मैं पैसे देकर बुलडोजर तोड़ नहीं सकता? अब देख क्या रहे हो? मारो इस लालची सरपंच को। हाँ हाँ, मारो मारो। हाँ हाँ, मारो 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 मारो। सभी गांव वालों ने उस मोटी औरत और सरपंच को मार मार कर गांव से भगा दिया और दारा सिंह ने अपनी बुद्धि से अपना पीछा उस मोटी भैंस से तो छुड़ा लिया। धन्यवाद दोस्तों। सोनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में 3 अनाथ बहनें रहती थी। उन तीनों बहनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। वो तीनों बहनें गांव के अमीर सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन की बात है, सेठ जी घर पर आए और अपनी सेठानी से बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? सुनती हो? अरे मैं यहाँ बैठी तो हूँ, कहाँ मुंह ऊपर किए चले जा रहे हो? बोलो क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज बात ही इतनी खुशी की है कि रहा ही नहीं जा रहा है। हमने जो अपनी बेटी के लिए शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अगले रविवार को अपनी बेटी को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। अरे वाह, ये तो वाकई में बड़ी खुशी की बात है। इतने बड़े घर जाकर मेरी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे। उस समय वो तीनों बहनें, रागिनी, मोहिनी और सोहिनी, तीनों वहीं झाड़ू पोछे का काम कर रही थी। उनसे सेठानी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे तुम तीनों भी कल थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर आना और हाँ, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। लेकिन मेम साहब, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। हम ऐसा करते हैं कि कल हम काम पर नहीं आते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
अगर तुम तीनों नहीं आओगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? और हाँ, अगर कपड़े नहीं है तो बाजार से नए ले आना, लेकिन यहाँ पर अच्छे कपड़ों में ही आना, समझी? ये कहकर सेठ और सेठानी वहां से चले जाते हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। अगर कल सेठ जी ने हमें इन पुराने कपड़ों में देख लिया तो बड़ा गुस्सा करेंगे। उन तीनों की बातें सेठ जी की बेटी शिखा सुन लेती है और उनके पास अपने नए कपड़े लेकर आती है और कहती है, रागिनी, मोहिनी, तुम तीनों चिंता मत करो, मेरे ये कपड़े रख लो और इन्हें ही पहन कर आ जाना। मम्मी पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शिखा पढ़ी लिखी लड़की थी। वो इन तीनों से हमेशा अपनी सगी बहनों जैसा व्यवहार करती थी। दिन बीता और रविवार के दिन शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ विद्वान सिंह अपने परिवार के साथ सोनपुर में सेठ के यहाँ अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए। आइए आइए सेठ जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। धन्यवाद सेठ जी, हम तो अपनी बहू को देखने आए हैं। भाई, हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। सेठ जी अपने बेटे के साथ आकर बैठ गए। रागिनी, मोहिनी और सोहिनी भी अपने अपने काम को खत्म करके शिखा को तैयार कर रही थी। और जब लड़की दिखाने की बारी आई तो शिखा के साथ रागिनी, मोहिनी और सोहिनी भी साथ आई, नए कपड़ों में। रागिनी किसी अमीर घर की बेटी से कम नहीं लग रही थी। सेठ विद्वान के बेटे को रागिनी पसंद आने लगी थी। सेठ जी ने रिश्ता पक्का करते हुए शिखा के हाथों में सोने से जड़ा ब्राइडल लहंगा उपहार में दिया और कहा, ये लो बेटा, ये ब्राइडल लहंगा मेरा बेटा विदेश से लाया है। ये कोई आम लहंगा नहीं है, इसमें सोना जड़ा हुआ है। यही जोड़ा पहनकर तुम्हें हमारे घर आना है। जैसे ही शिखा ने लहंगा खोलकर देखा तो सबके होश उड़ गए। वो लहंगा इतना सुंदर था कि उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। तभी रागिनी ने उस लहंगे को हाथ लगाते हुए कहा, अरे वाह दीदी, ऐसा लहंगा तो परियों का होता है। इतना सुंदर लहंगा तो कभी देखा ही नहीं। तभी सेठानी ने रागिनी को धक्का दे दिया और कहा, दूर हट, नौकरानी कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को छूने की? तू अपनी औकात भूल गई है। क्या शिखा ने तुझे सर पर चढ़ा लिया है? तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हर जगह अपना हाथ डालेगी। सेठानी ने रागिनी के साथ उसकी दोनों बहनों की बहुत बेइज्जती की मेहमानों के सामने, जिसके कारण वो तीनों रोकर कमरे में चली गई। अरे आपने ये क्या किया? उसको इतनी जोर से धक्का दे दिया, उसको लगा होगा। अरे नहीं बेटा, वो तीनों तो इस घर की नौकरानी है। उन्हें इन सब की आदत है। अनाथ है तीनों, कभी देखा नहीं ना ऐसा लहंगा। फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ। ये गिफ्ट हम अपनी बहू को देते हैं और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। सेठ दीवान और बाकी लोग रात को सेठ के यहाँ ही रुके और अगली सुबह सेठ के घर से निकल कर गए। लेकिन उन तीनों गरीब बहनों के घर भी गए, जहाँ सेठ को देखकर वो तीनों बहनें दंग रह गई। सेठ ने हाथ जोड़कर उन तीनों से कहा, बच्चों, कल जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे जब पता लगा कि तुम तीनों अनाथ हो तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो। सेठ जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो इन सब की आदत है। आप हमारी शिखा दीदी को बहू बना लीजिए, हमें इसी में खुशी है। सेठ ने मुस्कुराकर उन तीनों के सरों पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, सच कहूँ तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे को आपकी बड़ी दीदी रागिनी पसंद है, जो इसने मुझसे रास्ते में कहा था। सच कहूँ, इसका फैसला मुझे भी पसंद था। जब तुम शिखा के साथ आई थी तो मुझे यही लगा था कि सेठ की बेटी तुम ही हो, लेकिन मेरा बेटा अब शादी तुमसे ही करना चाहता है। सेठ की ये बातें शिखा रागिनी के घर के बाहर खिड़की से सुन लेती है, क्योंकि शिखा भी रागिनी से कल की बात को लेकर माफी मांगने आई थी। शिखा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो दबे शब्दों में अंदर आकर कहती है, पापा, आपका फैसला मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने इन तीनों पर हमेशा से जुल्म किए हैं। शायद रागिनी आपकी घर की बहू बनेगी तो इसके भागे भी खुल जाएंगे। इसीलिए मैं आपका ये लहंगा भी रागिनी को देने आई थी, क्योंकि इस लहंगे की खुशी कल मैं रागिनी के चेहरे पर साफ देख रही थी। अब इस लहंगे की असली हकदार भी रागिनी ही है। लेकिन बेटा, हमने शादी का रिश्ता पक्का कर दिया है, फिर ये सब कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगी, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। शिखा ने सेठ के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद सेठ जी मुस्कुराकर चले गए। और शादी वाले दिन शिखा जब तैयार होने लगी तो चिल्लाकर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मेरा लहंगा देखो, किसी ने जला दिया। हे राम, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। कहते हैं नई दुल्हन का लहंगा अगर पहनने से पहले जल जाए तो दुल्हन के जीवन में संकट आते हैं। लेकिन मम्मी, बारात आने वाली है,
और अगर ये लहंगा नहीं पहना तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। होने दे नाराज, मैं अपनी बेटी को थोड़े ना मरने दूंगी। तू एक काम कर, अपनी जगह अपनी नौकरानी को ये लहंगा पहना दे और ये शादी उसी से हो जाने दे। जो भी संकट आएगा उसी कल मुही को लगेगा। लेकिन मम्मी, उन्हें पता चलेगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। जब तक पता चलेगा तब तक शादी हो चुकी होगी और ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी को लेकर जाएंगे। शिखा की होशियारी ने आज रागिनी को वो सुंदर लहंगा पहनने दिया और साथ में सेठ के लड़के से शादी भी करवाई। जब शादी होने ही वाली थी तो सेठ ने शादी को रोकते हुए कहा, अरे पंडित जी रुकिए, अभी आपको 2 और शादी इसी मंडप में करनी है। सेठ की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और समझ नहीं पाए आखिर सेठ कहना क्या चाहते हैं। आप लोग चौंकिए मत, मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी उसी दिन मैं किसी गरीब अनाथ की 2 बेटियों की भी शादी उसी मंडप में कराऊंगा। इसीलिए आज वो दिन आ गया है और मैंने इसी गांव की 2 और गरीब लड़कियों की शादी करवाने का फैसला किया है। दीवान सेठ ने मोहिनी और सोहिनी की शादी अपने ही रिश्तेदारी में उसी मंडप में करवाई और उन तीनों बहनों को उसी सोने के लहंगे में विदाई भी करवाई। गांव के सेठ ने दीवान सेठ से पूछा, सेठ जी, आप मेरी बेटी को अच्छे से रखना। लेकिन सेठ जी, मैं आपकी बेटी नहीं ले जा रहा हूँ। क्या मतलब आपका? यही कि आपने जिस बेटी का कन्यादान किया है वो आपकी बेटी नहीं, आपकी नौकरानी है। और आपने उसके साथ और जो 2 बहनों का कन्यादान किया है वो भी आपकी नौकरानी की बहनें हैं, जिन्हें आप हमेशा तंग किया करते थे। आज उन्हीं का कन्यादान आपने किया है और ये सब आपकी बेटी शिखा की बदौलत हुआ है। तब शिखा सामने आई और बोली, पापा, मेरे सर पर तो आपका हाथ है, लेकिन उन तीनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं आपसे सीधे तौर पर शादी के लिए मना करती तो आप ये नहीं होने देते। इसीलिए मैंने ये योजना बनाई, क्योंकि किसी गरीब अनाथ का घर बस जाए ये सबसे बड़ा पुण्य है। शिखा का बलिदान देख गांव के सभी लोगों ने शिखा की खूब बड़ाई की। शिखा ने उन तीनों बहनों को आज उनके असली घर तक पहुंचा दिया था और उनका घर बसा दिया था।